जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल चैप्टर 2 जिसमें हम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो यह है बच्चों हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसमें है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी। ओके, जिसमें हमारा चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ओके, ये आपका पहला चैप्टर है बच्चों। तो अभी हमारा वीडियो का पार्ट 1 क्लियर हो गया है, तो इसमें पार्ट 2 में हम बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि मानव भूगोल की अगर बच्चों उत्पत्ति बोला जाए तो इसका जो प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। ओके, अगर पूछ ले जाए कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, यानी मुख्य बिंदु क्या है, तो बच्चों अगर मानव भूगोल का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाए तो उसमें केवल मानव ही होगा। मानव ही मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना गया है। ओके, तो अगर क्वेश्चन बन जाए इसे कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, तो बच्चों यदि ऐसे क्वेश्चन बन जाए तब क्या करोगे? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जो माने जाते हैं बच्चों, फ्रेडरिक राइटजेल। कौन किन्हें माना गया है? फ्रेडरिक राइटजेल को। ओके, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का बच्चों जो नाम था एंथ्रोपोजोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफिया था। ओके, जो कि ये जो फ्रेडरिक राइटजेल थे बच्चों जर्मनी के निवासी थे, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ओके, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के घटक कितने होते हैं। तो पृथ्वी के अगर घटक क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बन सकता है और अतिलघु क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, तो जो घटक है वो है प्रकृति और दूसरा है जीवन। प्रकृति मीन्स बच्चों भौतिक भूगोल, भौतिक। ओके, प्रकृति में जैसे आपका भू आकृति, ओके, कोई पर्वत पठार, ओके, नदी नाले झरने पर्वत पठार आदि बच्चों इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जबकि जीवन जो होता है बच्चों वो पर्यावरण और मानव भूगोल का जो क्या होता है मिला जुला होता है, और ये उसका संबंध होता है पर्यावरण और भूगोल भौतिक से है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों बन जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों लॉन्ग में बनेगा। ओके, लॉन्ग में बनेगा और 7 नंबर में पूछा जा सकता है कि बनेगा कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन किया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो हम आपको बता देना चाहते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका यही है सबसे मेन कॉन्सेप्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे बहुत आसानी से समझिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, तो इसमें बनेगा कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल भौतिक भूगोल से अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल जो होता है भौतिक भूगोल से अंतर संबंधों का अध्ययन है। और इसमें आगे क्या बनेगा बच्चों कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के द्वारा मानव ने नदी नाले घर मकान आवास आदि का निर्माण किया। ओके, आदि से मानव ने पर्यावरण के द्वारा ही इन सभी चीजों का निर्माण किया। ओके, तो ये है आपका मानव भूगोल की प्रकृति। और इसमें बच्चों 3 कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, जिनमें नंबर 1 है मानव का प्रकटीकरण। पहले तो मानव का प्रकटीकरण किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव का प्रकटीकरण किसे कहते हैं। ओके, चलो इसमें देख लेते हैं।
तो बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आदिम अवस्था थी उसमें मानव क्या करता था, प्रकृति से डरता था। यानी प्रकृति के बारे में उसको कुछ ना ही कुछ नॉलेज था, न उसके बारे में कुछ जानकारी थी, जिस कारण वह प्रकृति से क्या करता था, डरा करता था। लेकिन उस समय ऐसा था कि जो प्रौद्योगिकी यानी जो इंडस्ट्री वगैरह थी उनका जो स्तर था बहुत ही निम्न था। ओके, और लेकिन ऐसा हुआ धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होने लगा, उन्नति होने लगा, जब मानव को कुछ नॉलेज बढ़ता गया तो मानव ने प्रकृति का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। ओके, तब बच्चों उस अवस्था को कहा गया ये पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहा गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद। की आदिम अवस्था में मानव प्रकृति से नहीं डरता था, मानव क्या करता था, प्रकृति की पूजा करता था। यहाँ तक कि मानव प्रकृति की पूजा करता था और उस समय जो प्रौद्योगिकी का स्तर था बहुत ही निम्न था। इसे आप नोट्स में नोट करते चलिए। ओके, जो हम बोल रहे हैं तो ये है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। दूसरा बच्चों बनेगा प्रकृति का मानवीकरण। जब हुआ यूं कि मानव जब प्रकृति का उपयोग करने लगा या प्रकृति का नियमों का समझ करके उसका उपयोग करने लगा, जो मानव का जो जीवन स्तर था बहुत ही ज्यादा आसान हो गया और मानव ने प्रकृति के नियमों को समझ करके ढेर सारे इंडस्ट्री अर्थात ढेर सारे सड़क, मकान आदि का निर्माण किया। ओके, जिसे बच्चों कहा गया संभववाद। यानी जितना संभव हो सकता था उतना मानव ने किया, उसे कहा गया संभववाद कहा गया। ओके, और अब क्या था, मानव प्रकृति से नहीं डरता था और ना ही प्रकृति की पूजा करता था, क्योंकि मानव ने स्वयं उसके जो नियम थे, उनकी शर्तें थी, वो सब सारे समझ ली थी, जिसके कारण जो मानव जीवन का जो स्तर था बहुत ही ऊंचा हो गया और जो प्रकृति का लेवल भी था वो बहुत ऊंचा ही हो गया। ओके, आइए बच्चों आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रकृति का मानवीकरण। ओके, तीसरा है बच्चों नवनिश्चयवाद। व्हाट इज नवनिश्चयवाद? तो नवनिश्चयवाद को बच्चों रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद अर्थात प्रकृति का उपयोग करो लेकिन सीमा में रह करके, अपनी हद में रह करके, लिमिट मत क्रॉस करो। ओके, तो यह है बच्चों नवनिश्चयवाद। इसमें क्या कहा गया, जब मानव ने प्रकृति का नियम को समझ लिया तब मानव ने अंधाधुंध पर्यावरण का उपयोग करने लगा, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचने लगी। ओके, और जो मानव का जीवन स्तर था वो बहुत उच्च हो गया। ओके, जिसे कहा गया नवनिश्चयवाद अर्थात रुको और जाओ नवनिश्चयवाद कहा गया। तो नव रुको और जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद। ओके, रुको और जाओ नवनिश्चय, यानी प्रकृति का उपयोग करो, पर्यावरण का उपयोग करो लेकिन अपनी सीमा में रह करके। तो ये बच्चों हमारा हो गया मानव भूगोल का प्रकृति। ओके, और उसका प्रकृतिकरण कैसे किया गया, फिर प्रकृति का मानवीकरण हुआ, उसके बाद नवनिश्चयवाद हमारा। आइए बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो आगे हम चलो बढ़ चलते हैं, इसके विषय क्षेत्र और कुछ राइटर हैं वो कहाँ कहाँ के हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, तब तक आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बच्चों आगे जो हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों माना गया है कि हंटिंगटन के अनुसार इन्होंने बताया कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो दो हैं। वो हैं भौतिक दशाएं, जिसे आप प्राकृतिक कह सकते हो, दूसरे हैं मानवीय प्रतिक्रियाएं या दशाएं। ओके, ये इनके अनुसार है, हंटिंगटन के अनुसार। लेकिन सही में एक्चुअली जो होता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, उसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल होते हैं। ओके, वो तथ्य इस प्रकार है, देखो। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में पहला जो है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, दूसरा है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। जनसंख्या का
भौगोलिक अध्ययन, और तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। चौथा है वातावरण समायोजन का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन। और पांचवा है दूसरे प्रदेशों से संबंध, यानी दूसरे प्रदेशों से संबंध कैसा है, इसमें बच्चों चर्चा की जाएगी। तो बच्चों ये हम शॉर्टकट में ही बता दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा किताब का सहारा ले लेना ना, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके। छठा है कालिक अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण यानी जो समय के अनुसार जो परिवर्तन होता रहता है उसमें ये रखा जाएगा। ओके। तो आई होप बच्चों मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं, कुल टोटली 6 विषय क्षेत्र हैं, आप इन्हें देख सकते हो। ओके। प्यारा सा स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना। अगला है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल वेत्ता यानी कहाँ के थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। ओके। तो हम आपको बच्चों भूगोल वेत्ताओं में देख लेते हैं, बहुत प्रमुख भूगोल वेत्ताओं में जर्मनी के निवासी कौन कौन भूगोल वेत्ता थे, ज्योग्राफियन। जर्मनी के थे हम्बोल्ट, रिटर और फ्रेडजेल। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ओके। इनकी एक फेमस पुस्तक है और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ओके। अगला है फ्रांस के टोटल भूगोल वेत्ता कितने थे, बिडार डी लाप्लास, फेब्रे और डिमांजिया, बिडार डी लाप्लास, फेब्रे और डिमांजिया, ऐसे याद करो। तीसरा है अमेरिका के प्रमुख भूगोल वेत्ता एलन सी सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर एंड हटिंगटन। ओके। ये 3 राइटर हैं। अगले हैं ब्रिटेन के 3 राइटर हर्बर्टसन, मैकिंडर, रोक्सबी। ओके। तो ये बच्चों है प्रमुख भूगोल वेत्ता। तो हमारा जहां तक है, हमारा पहला चैप्टर यहीं से ही क्लियर हो जाता है। ओके। पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो बच्चों कैसी लगी आपको यह वीडियो, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिसके कारण उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। ओके बच्चों, तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।